सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत एक नए टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एज वेल एज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके पेपर 1 के अंतर्गत जो सेक्शन ए आता है उसमें ये प्रोमिनेंट रूप से कई बार पूछा जाता है। कई बार ये पेपर 1 के सेक्शन 2 में भी पूछा जाता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है या सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ें हैं। तो आज एक ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे कि आखिरकार ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने ज़रूर इनके बारे में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंतर्गत पढ़ा ही होगा, स्पेशली GS3 में चीज़ देखी होगी। उसी को आज और डिटेल वे में देखेंगे कि आखिर अगर ये फॉरेस्ट्री के पेपर में आएगा तो इसे लिखना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या चीज़ है। देखिए, उसकी डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ी हुई है पहले से ही सिविल सर्विसेज में कि ट्रीज और फूड क्रॉप्स जब दोनों को एक साथ लगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस की यदि बात करें तो पहला पर्पस तो वही है कि मल्टीपल आउटपुट हमें चाहिए रहते हैं, फॉर इंस्टेंस लाइक फूड, फ्यूल या टिम्बर। उसी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स की यदि बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी फॉर एग्जाम्पल लाइक एनहांसिंग द इनकम ऑफ द गिवन फार्मर या फिर मार्केट की डिमांड्स होती है उसे मीट करने के लिए भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। देन देर इज सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ हो सकती है, लाइक इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स, देन मोर लाइवलीहुड को लेकर आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। देन देर इज एनवायरमेंट बेनिफिट्स कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाए, यानी कि वही सारे जनरल चीज़ें जो हमने सिविल सर्विसेज के GS3 पेपर में पढ़ी हुई है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन कर देना है। देन क्लासिफिकेशन क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का। अब यहाँ से आपका शुरू होता है स्पेशली रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को 4 डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है। एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम्स, देन सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम्स, एग्री सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम्स एंड अदर सिस्टम्स। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी काफी सारे सब डिविजन्स होते हैं, उसे देखेंगे। ये एक हैंड रिटन फॉर्मेट में चार्ट है। एग्रीकल्चरल सिल्वी जो एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम। इसके अंतर्गत लगभग 10 डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं। ये पूरा चार्ट आपको मणिकंदन बुक में मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि इम्प्रूव फैलो स्पीशीज इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत ऐसे स्पीशीज को लगाना जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी लगातार इंप्रूव होते रहे, एक के बाद एक जो सर्कल चलेगा या साइकिल चलेगी उसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी इंप्रूव करे, उसमें इंप्रूव फैलो स्पीशीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसके अंतर्गत आता है। देन तोंगिया सिस्टम है। तोंगिया सिस्टम को हम थोड़ी देर में डिटेल फॉर्मेट में समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या तोंगिया सिस्टम। देन मल्टी स्पीशीज ट्री गार्डन, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी स्पीशीज यानी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज एक ही जगह पर जब उगाए जाते हैं तो उसे हम मल्टी स्पीशीज ट्री गार्डन कहते हैं। देन ट्री एंड श्रब्स इन द पास्चर्स, यानी पास्चर्स में ट्री एंड श्रब्स को लगाना। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग को भी थोड़े डिटेल फॉर्मेट में समझेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होता है। मल्टीपर्पज ट्री एंड श्रब्स ऑन द फार्म लैंड, यानी कि ऐसे पेड़ों को लगाना जिसका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। फॉर इंस्टेंस यदि एज अ डायरेक्टर इंडिका की बात करें तो उसका मेडिसिनल यूज भी है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसे बनाने के लिए भी उसकी लकड़ियों का उपयोग हो जाता है, फॉडर में उसका उपयोग होता है। सो इस प्रकार के जो डिफरेंट पर्पस, मल्टीपर्पज को सर्व करते हैं वैसे ट्रीज को लगाना। देन एग्रो फॉरेस्ट्री फ्यूल वुड प्लांटेशन, यानी केवल फ्यूल वुड को लेकर आने के लिए प्लांटेशन करना। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स किसके लिए लगाया जाता है, ताकि जो सॉइल इरोजन है उसे रोका जा सके। इसी तरीके से विंड ब्रेक्स, यानी कि जो जब हवा चलती है तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है, उसे रोकने के लिए। देन सॉइल कंजर्वेशन एंड हेजेस। देखिए, सॉइल कंजर्वेशन हेजेस ऐसी बाउंड्री होती है जो इसलिए बनाई जाती है ताकि सॉइल के कंजर्वेशन को लेकर आया जा सके। तो उसमें जब हम ट्रीज उगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। सो दीज आर द 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम्स, आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। देन देयर इज सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम्स, लाइफ फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेजेस। ठीक है, यानी कि ऐसे बाउंड्री को बनाना। लाइफ फेंस का मतलब है कि इस तरीके की फेंसिंग हो रही है जिसमें ट्रीज को फेंस के रूप में यूज किया जा रहा है, दैट्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ फेंस। ठीक है, तो ट्रीज के रूप में फेंस जब हो जाता है तो उसे हम लाइफ फेंस बोलते हैं, और जब हेजेस में फॉडर ट्रीज को लगाते हैं तो वो भी एक टाइप हो जाता है सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम्स का। देन प्रोटीन बैंक, प्रोटीन बैंक से यहाँ पर मीनिंग ये है
कि ऐसे ट्रीज को लगाना, ऐसे स्पीशीज को लगाना जो कि प्रोटीन एनरिचमेंट स्पेशली किसको देते हो, एनिमल्स को देते हो। तो ऐसे ट्रीज को लगाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं प्रोटीन बैंक। देन ट्री एंड श्रब्स ऑन द पास्चर्स। सिमिलरली अगर एग्रीसिल्वी पास्टोरल सिस्टम की बात करें तो होम गार्डन्स हो गए या फिर वुडी हेजेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो दो टाइप्स हैं वो किस में आते हैं, एग्रीसिल्वी पास्टोरल सिस्टम्स में। और अदर सिस्टम्स में क्या आएगा, एपीकल्चर विद ट्रीज, यानी कि एपीकल्चर मतलब होता है हनी के प्रोडक्शन को लेकर आना और साथ ही साथ ट्रीज को बढ़ावा देना। देन एक्वा फॉरेस्ट्री, एक्वा फॉरेस्ट्री को भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर के बाद। एंड देन मल्टीपर्पज वुड लॉट्स, यानी कि वही मल्टीपर्पज ट्रीज, उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। देन अब समझते हैं कि आखिरकार तोंगिया सिस्टम है क्या चीज, जो अभी हमने पहले देखा था एग्रीसिल्वी पास्टोरल सिस्टम्स में। यहाँ पर जो हमने देखा था, सॉरी एग्रीसिल्वी कल्चरल सिस्टम्स के अंतर्गत जो हमने देखा था कि तोंगिया सिस्टम उनका एक सब टाइप है, तो उसी को समझते हैं कि तोंगिया सिस्टम है क्या। देखिए तोंगिया सिस्टम के अगेन 3 सब टाइप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल तोंगिया, लीज्ड तोंगिया एज वेल एज योर विलेज तोंगिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही है कि एक रीजन के अंतर्गत ट्रीज और साथ ही साथ क्रॉप्स को ग्रो करना। जो एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन होती है वही बिल्कुल सेम तोंगिया सिस्टम की भी डेफिनेशन है। इसका जो डिपार्टमेंटल तोंगिया है उसका मतलब ये है कि जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं वही जब ट्रीज और क्रॉप्स दोनों को कल्टीवेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल तोंगिया। लीज तोंगे यानी कि एक लैंड को लीज पर दे दिया गया है और वहां पर ट्रीज और क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो रहा है। और विलेज तोंगे का मतलब है कि विलेज के लोग आपस में मिलकर ट्रीज और क्रॉप्स दोनों का कल्टीवेशन करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज योर तोंगिया सिस्टम। नेक्स्ट इज योर एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है, वुडी ट्रीज प्लस क्रॉप्स इन बिटवीन देम, अगेन द डेफिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। लेकिन इसमें क्या चीज है, वुडी ट्रीज आप लगा रहे हैं और ये वुडी ट्रीज को आप एक इंटरवल के बाद काटते चले जाते हैं, ठीक है, कट रेगुलरली ताकि लाइट का पेनिट्रेशन हो सके। एंड वो जो पार्ट्स जो आपने कट कर दिए हैं वुडी प्लांट्स के, उसका हम यूज किस में करते हैं, एज मल्च, मल्चिंग के रूप में उसका उपयोग होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। सो दिस इज योर एले क्रॉपिंग। देन मल्टीपर्पज ट्री, जैसे मैंने पहले बता दिया था क्या होता है मल्टीपर्पज ट्री, कैसिया सियामिया, एज डायरेक्टा इंडिका, कोकस न्यूसीफेरा एज वेल एज कैजुराना इक्वेस्टिफोलिया। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं ट्रीज के जो मल्टीपर्पज ट्री के रूप में यूज होते हैं। देन प्रोटीन बैंक्स क्या है, जैसे पहले पता था प्रोटीन बैंक्स यानी कि प्रोटीन रिच फॉडर ट्रीज, जानवरों के खाने के लिए ऐसे पेड़ों को उगाना जो प्रोटीन में काफी एनरिच्ड हो। फॉर एग्जाम्पल कासिया निलोटिका, अल्बीजिया लेबैक, एज डायरेक्टा इंडिका। देखिए एग्जाम्पल्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में, तभी आपका आंसर दूसरों से स्टैंड आउट करेगा। जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, आप किसी भी पॉइंट को लिखने के बाद एग्जाम्पल्स देते हैं, वैसे ही इस एग्जामिनेशन में भी आपको एग्जाम्पल देने बहुत जरूरी है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको चीजें पता है, आपको ट्रीज के बारे में पता है। और ट्रीज के साइंटिफिक नेम लिखने बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप केवल नीम लिख कर आ गए एज अ डायरेक्टर इंडिका की जगह पर, ठीक है, या अल्बीजिया लेबैक की जगह सीरियस लिख कर आ गए, तो वो इतना इंपैक्ट नहीं देगा जितना ये इंपैक्ट देगा जब आप उसके साइंटिफिक नेम लिखेंगे। तो ये एग्जामिनेशन स्पेशली पेपर 1 पूरा साइंटिफिक नेम्स पर ही डिपेंड होता है। आप जितने ज्यादा साइंटिफिक नेम्स लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। देन लाइफ फेंस ऑफ वाटर ट्रीज एंड हेजेस, वही चीज है, लाइफ फेंस क्या होता है हमने समझ लिया था, हेजेस क्या होते हैं ये भी देख लिया था। देन एक्वा फॉरेस्ट्री, आखिरकार ये क्या चीज है, फिश पॉन्ड्स जो होते हैं उनके आसपास जब ट्री प्लांटेशन की जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्वा फॉरेस्ट्री। और किस टाइप के स्पीशीज होते हैं, लाइक सैलेक्स, इसी तरीके से यूकालिप्टस, बैम्बूसा बैम्बूस या बैम्बूस जो है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है एक्वा फॉरेस्ट्री के। देन एग्रो फॉरेस्ट्री डायग्नोस्टिक्स एंड डिजाइन, ये अगेन आपके मणिकंदन बुक में एक टॉपिक है, एग्रो फॉरेस्ट्री डायग्नोस्टिक्स एंड डिजाइन। उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को 2 सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, मैक्रो डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक्स एंड माइक्रो डिजाइन एंड डायग्नोस्टिक्स। अगर इन दोनों का क्रक्स समझें तो यही है कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आखिरकार इशू क्या है किसी भी रीजन में, अगर वहां पर फॉरेस्ट की कमी है तो क्या इशू है, सबसे पहले उसे डायग्नोस किया जाएगा। डिजाइनिंग उसके बाद होगी कि कौन से ट्रीज लगाने हैं, नेटिव ट्रीज लगाने हैं या फिर कोई दूसरे ट्रीज लगाने हैं। इवैल्यूएशन होगा कि अगर वो ट्रीज जो आप प्लांट करने जा रहे हैं वो कितने बेनिफिशियल होंगे लोकल एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने प्लान बना दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग, एंड देन फिर से
मॉनिटरिंग के साथ डायग्नोज करना कि क्या जो प्रॉब्लम पहले देखी थी वो सॉल्व हो गई, अगर सॉल्व नहीं हुई तो वापस से फिर से प्लानिंग करना. दिस इज व्हाट इज द डायग्नोस्टिक एंड डिजाइन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. देन व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर अ गुड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम. पहला है कि अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा है कि जो ट्रीज आप लगा रहे हैं वो बेहतर प्रोडक्टिव हो, और तीसरा सस्टेनेबिलिटी. तो इन तीनों ही पिलर्स पर आपका एग्रोफॉरेस्ट्री वर्क करता है. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री. अगर आप एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत जा रहे हैं तो कौन से ट्रीज को लेंगे ये भी जरूरी हो जाता है. कई बार आपसे मेंस एग्जामिनेशन में या हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, आपने बोला कि मैं एग्रोफॉरेस्ट्री करूंगा एज अ डीएफओ, तो वो ये पूछ सकते हैं कि किस टाइप के ट्रीज को आप लगाएंगे. तो आपको पता रहना चाहिए लेग्यूमिनस होना चाहिए वो ट्री. देन स्मॉल क्राउन, ताकि सनलाइट पेनिट्रेट हो सके, क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री में क्रॉप्स भी साथ साथ लगती है. तो अगर ट्रीज की कैनोपी बहुत ज्यादा होगी तो जो आपके क्रॉप्स हैं उनको सनलाइट ठीक से नहीं मिल पाएगी, उनका विकास या उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. देन डीप टैप रूट सिस्टम होना चाहिए और वो बहुत ही जल्दी स्प्राउट हो सके. ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो ग्रोथ हो, जरूरी कि फास्ट ग्रोथ हो. इस प्रकार के ट्रीज हमें चाहिए रहते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ अ गिवन ट्री फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री. देन ये एक चार्ट है अगेन, एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर डिफरेंट कंडीशन. ये मणिकंदन बुक में पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया गया है. मैंने यहाँ पर एक चार्ट फॉर्मेट में इसे लिख दिया है कि अगर आपको पता रहना, अगर आपको ये पता करना है कि अगर सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ट्रॉपिकल रीजन की, तो किस टाइप के सिस्टम, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम आप यूज करेंगे. सो दैट इज योर एले क्रॉपिंग एंड ट्रीज फॉर सॉइल कंजर्वेशन. इसी तरीके से अगर फार्म इनकम को बढ़ाना है तो क्या चीज करेंगे, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग करेंगे, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चरल सिस्टम करेंगे. इसी तरीके से एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम, एले क्रॉपिंग. देन एरिड लैंड में क्या करना है, हिली रीजन में क्या करना है. इसी तरीके से अगर वेट लैंड है तो क्या करना है. तो डिफरेंट टाइप्स जो आप अपना सकते हैं फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री पर्पसेस, वो यहाँ पर एक चार्ट फॉर्मेट में दिया है. मणिकंदन की किताब में लगभग 5 या 6 पेजेस में इसे समझाया गया. तो आप इसे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा. आपको अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ गया तो एक एक दो दो लाइन बस आपको यहाँ से समझानी है, इसके साथ आगे आके लिखते चले जानी एक एक दो लाइन, बाकी 4-5 पॉइंट बिल्कुल सेम रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज योर सोशल फॉरेस्ट्री. आखिरकार सोशल फॉरेस्ट्री क्या, ये समझते हैं. देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री ऐसे फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल किए जाता है. ठीक है, जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है जो अब्राहम लिंकन सर ने दी है, उसी प्रकार से सोशल फॉरेस्ट्री की भी डेफिनेशन आप उसी को यूटिलाइज करके लिख सकते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो टाइप्स क्या क्या है. देखिए, 3 टाइप्स होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एज वेल एज फार्म फॉरेस्ट्री. ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री यानी कि अर्बन रीजन में लगाना, रूरल फॉरेस्ट्री यानी रूरल एरियाज में फॉरेस्ट एक्टिविटीज करना, और फार्म फॉरेस्ट्री यानी फार्म रीजन के आसपास फॉरेस्ट एक्टिविटीज को करना. वो टाइप्स होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के. देन स्कोप क्या होता है. सोशल फॉरेस्ट्री का स्कोप अगर आपको देखना है तो स्कोप का मतलब यह है कि आखिरकार इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, या फिर पर्पस क्या हो सकता है, या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो एवेन्यू प्लांटिंग इन सिटीज, यानी कि एवेन्यू प्लांटेशन कर सकते हैं हम सिटीज के अंतर्गत सोशल फॉरेस्ट्री में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट्स, इंडस्ट्रीज के आसपास शेल्टर बेल्ट्स को लगाना ताकि जो पोल्यूशन है वो सिटीज में ना आए. देन अर्बन पार्क्स को बनाना ताकि अर्बन एरियाज में ओपन स्पेसेस को मेंटेन किया जा सके. इसी तरीके से एफिशिएंट रिसाइकलिंग को लेकर आना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल्स में उनकी रिसाइकल करने के लिए भी हम सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं. एंड देन वेस्ट मैनेजमेंट, फाइटो रिमेडिएशन जो चीज होती है, वहां पर आपको प्लांट्स के द्वारा जो वेस्ट होता है उसे सॉर्ट आउट करना होता है. तो दैट इज योर वेस्ट मैनेजमेंट. देन व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री. तो कंपोनेंट्स डिफरेंट है, लाइक फार्म फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री. तो देखिए, फार्म फॉरेस्ट्री जैसे हम नाम से समझ में आ रहा है, फार्म एरियाज के अंतर्गत फॉरेस्ट को लेकर आना, दैट इज योर फार्म फॉरेस्ट्री. एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जब एक स्मॉल रीजन में फॉरेस्ट अवेलेबल है लेकिन आप उसके एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं, दैट इज योर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में यानी कि एक स्पीशीज को ना लगाते हुए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के स्पीशीज को लगाना, दैट इज योर मिक्स्ड फॉरेस्ट्री. फॉर एग्जांपल, एक रीजन में आपने एज अ डायरेक्टर इंडिका भी लगाया हुआ है, देन टेक्टोना ग्रैंडिस भी लगा हुआ है, अल्बीजिया लेवेक भी लगाया हुआ है, इसी तरीके से अल्बीजिया प्रोसेरा भी है. तो इस तरीके के जो डिफरेंट ट्रीज का आप प्लांटेशन करते हैं, दैट इज योर मिक्स्ड फॉरेस्ट्री. देन रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट,
नाम से समझ में आ रहा है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट का रिहैबिलिटेशन करना, अगेन अ कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। एंड देन देयर इज रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट्री को लगाना, दैट इज योर रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन योर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, आखिरकार इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये जो टेबल है ये सीधा मणिकंदन बुक से उठाया गया है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमें सेम लगती है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में भी वही चीजें नजर आ रही है जो सोशल फॉरेस्ट्री में, तो आखिरकार फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए डेफिनेशन तो वही है एग्रो फॉरेस्ट्री में कि फॉर ट्रीज एज वेल एज योर क्रॉप्स, सोशल फॉरेस्ट्री में केवल और केवल ट्रीज होते हैं, यहाँ पर कहीं क्रॉप्स नहीं आएंगे, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के अंतर्गत। देन कोऑपरेशन ऑफ पीपल, एग्रो फॉरेस्ट्री में कोऑपरेशन ऑफ पीपल काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि सोशल फॉरेस्ट्री में बहुत ईजी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्रो फॉरेस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर काफी सिंपलर होता है क्योंकि यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री में सोसाइटी ही खुद जिम्मेदारी लेते हुए उसे मैनेज करती है। देन नीड फॉर रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री में काफी इंटेंसिव रिसर्च की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पर आपको क्रॉप्स के साथ साथ ऐसे ट्रीज को लगाना होता है जो क्रॉप्स की मदद कर सके। ऐसा ना हो कि क्रॉप्स उन ट्रीज के आने के बाद या जब आपने वो ट्रीज प्लांट किए तो क्रॉप्स पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, लेकिन इस प्रकार का रिसर्च सोशल फॉरेस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर आप केवल ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसमें 4-5 पॉइंट भी अगर आपको याद हो गए तो बहुत है, सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। देन अर्बन फॉरेस्ट्री, सबको पता है अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है। डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे, जैसे पुणे में वारजे फॉरेस्ट, ये काफी फेमस है। देन मुंबई में वडाला में मियावाकी फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया जा रहा है। इसी तरीके से अरावली फॉरेस्ट जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, हो सकता है कि आपके आसपास के रीजन में कोई अर्बन फॉरेस्ट लगाया गया हो, तो जरूर पता कीजिएगा और उसे एग्जाम्पल के रूप में यूज कीजिएगा, नहीं तो केवल अगर आप अर्बन फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन लिख कर आ गए तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आपके पास इसके एग्जाम्पल्स होंगे। देन व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आखिरकार है क्या, तो सभी को पता रहता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स प्लस जो आपकी लोकल कम्युनिटी है वो दोनों साथ में आकर फॉरेस्ट को लगाएंगे, दैट इज योर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए मोटे मोटे तौर पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, सबकी लगभग सेम ही डेफिनेशन होती है, बस थोड़े से सटल डिफरेंसेस होते हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब से इंडिया में आया है, आफ्टर योर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसमें बोला गया था कि ज्यादा से ज्यादा पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है फॉरेस्ट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा इसमें कहीं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई नहीं थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, केवल ये बोला था कि पीपल मूवमेंट बनाना है, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन आया 1990 में और उसके बाद से जेएफएम को बढ़ावा दिया गया। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तमिलनाडु एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो टीएपी है इसमें क्या किया गया है कि विलेज फॉरेस्ट काउंसिल का निर्माण किया गया है। वो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल क्या करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखती है, फाइनेंस देखती है, रिकवरी ऑफ लोन्स भी देखती है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करती है। तो ये जो एग्जाम्पल है टीएपी, ये इवन मणिकंदन की बुक में भी दिया गया है, उसी से मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो वो एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है रिगार्डिंग योर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, मध्य प्रदेश में भी जेएफएम है, उसी के द्वारा फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन महाराष्ट्र में जो जेएफएम हो रहा है उससे मैंग्रोव्स कवर बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल्स पता रहने चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल्स तो आप ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जामिनेशन लिख सके। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताइए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस में द थर्ड क्वेश्चन दैट इज ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ जेएफएम, क्या हिस्ट्री है जो अभी हमने देख ली है, एंड नरेट एनी वन सक्सेस स्टोरी विद डिटेल्स। तो अगर आप टीएपी बताना चाहें तो टीएपी बता सकते हैं, नहीं तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाकी उसको एक्सप्लेन क्या करना है, उस यही चीज एक्सप्लेन करनी है। हर इसमें एक विलेज फॉरेस्ट काउंसिल होगी, एमओयू होगा, फाइनेंस वो देखेंगे, रिकवरी ऑफ लोन्स एज वेल एज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो यही सारे पॉइंट्स लिखने, एग्जाम्पल आप कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो वही चीजें, बेनिफिट्स बताना है क्या होता है और कंस्ट्रेंट बताना है क्या क्या हो सकता है। सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में देख लीजिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गए, पीपल हो गए, फार्मर कम्युनिटी हो गई, या फिर
सॉइल हो गया, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट हो गया, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टर्माइट्स का अटैक हो गया, तो दैट इज अगेन अ कंस्ट्रेंट इन द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ऐसी चीजें बनाकर आपको ये आंसर लिख देना है। 3-4 पॉइंट लिखने कंस्ट्रेंट में, 3-4 पॉइंट लिखने बेनिफिट्स में, क्योंकि हार्डली ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। देन एलैबोरेट अपॉन सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। तो वही चीजें कि क्या पर्पस है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसी को मिलाकर बस आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था आपका ये टॉपिक। ये चैप्टर नंबर 5 है मणिकंदन बुक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ दूसरा चैप्टर। थैंक यू।